मैं पत्रवाचन हेतु मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी शोधार्थी बिंदु नायर जी। नमस्कार। उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। सभी शोधार्थी विद्यार्थियों को मेरा स्नेह। मेरा नाम बिंदु नायर, शोधार्थी भरतनाट्यम नृत्य विभाग, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। आज के सेमिनार में मैंने मेरा विषय ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में शास्त्र और लोक की परंपरागत अवधारणा चुना है। समय का ध्यान रखते हुए मैं इसे संक्षिप्त में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। नृत्य की उत्पत्ति के विषय में बात करें तो इसकी उत्पत्ति के विषय में प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। कह सकते हैं मनुष्य की उत्पत्ति के काल से ही यह रहा है, स्वरूप चाहे भिन्न रहा हो। ओडिशा का नृत्य भी भारत के अति प्राचीन नृत्यों में से एक है। आज प्रचलित ओडिसी नृत्य के बनने में लोक और शास्त्र का बड़ा योगदान रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख है महरियों का नृत्य और गोटीपुआ नृत्य। ओडिसी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में भले ही संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1950 में शामिल किया गया है, परंतु इसकी उत्पत्ति में जिन लोक नृत्यों का सहयोग रहा है वे लोक होते हुए भी उनमें हमेशा से शास्त्रीयता के पुट रहे हैं। कलाओं को हम दो भागों में बांटते हैं, शास्त्र और लोक। लोक वे कलाएं हैं जिनके लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं, जिनके शिक्षण प्रशिक्षण पद्धतियों में वो नियमबद्ध नहीं होते हैं। वही शास्त्र वे हैं जिनके शिक्षण प्रशिक्षण विधियां नियमबद्ध होती हैं, जिनके आधार पर सिखाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, धर्मी के विषय में धर्मी भी दो प्रकार की होती हैं, लोक धर्मी एवं नाट्य धर्मी। ये दोनों की ही उपज एक साथ हुई है और ये हमेशा से एक साथ चले आ रहे हैं। इसीलिए लोक की उत्पत्ति में शास्त्र सहायक है और शास्त्र की उत्पत्ति में लोक सहायक है, कहना कठिन है। किंतु आज जो ओडिसी का स्वरूप हम देखते हैं उसकी उत्पत्ति में लोक सहायक है, ये कहा जा सकता है। इसी क्रम में मैं ओडिशा की लोक अवधारणा का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम महरी नृत्य का वर्णन करना चाहूंगी। यदि ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति में महरियों के नृत्य को शास्त्रीय परंपरा का स्वरूप मान ले तो इसमें कोई संशय का विषय नहीं होगा। 11वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मा चोड़गंग देव द्वारा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजन पद्धतियों के लिए महरियों स्त्रियों और कन्याओं को दान स्वरूप दिया जाता था। मंदिरों में अलग अलग कार्य पद्धति के रूप में इनके अलग अलग नाम होते थे। जो केवल नृत्य प्रस्तुत करती थी उन्हें नचुनी कहा जाता था। जन सामान्य द्वारा इन नियुक्त स्त्रियों या कन्याओं को महरी कहकर पुकारा जाता था। ये महरियां भी दक्षिण के देवदासियों की तरह इन महरियों का विवाह मंदिर के ईश्वर से कर दिया जाता था। इनका शिक्षण क्रम विवाह के पश्चात प्रारंभ होता था। 9 वर्ष की आयु से ही इनकी शिक्षण प्रारंभ हो जाती थी। महरियों को सबसे पहले महरियां शिक्षण खत्म करने के बाद सबसे पहले मंदिर के गरुड़ संघ के समक्ष नृत्य प्रस्तुत करती थी। ये नृत्य भाव अभिनयहीन नृत्य होता था। इसके पश्चात ये मंदिर के गर्भगृह में देव के समक्ष जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद की अष्टपदियां प्रस्तुत करती थी, जो जनसामान्य को देखना वर्जित था। वो केवल ईश्वर के लिए हुआ करते थे। पश्चात अंग्रेजी काल में पतन के दौर पर जब मंदिरों के महरियों ने समाज में अपना सम्मान खो दिया, साधारण जनता के लिए मनोरंजन की व्यवस्था नहीं थी, उस समय में गोटीपुआ नृत्य का विकास हुआ। किंतु इसके उद्भव काल का ठीक जानकारी नहीं है। गोटीपुआ नृत्य केवल कुछ विशेष त्योहारों के अवसर पर मंदिर के प्रांगण में प्रस्तुत किया जाता था। गोटीपुआ नर्तक छोटे बालक हुआ करते थे जो स्त्री वेश धारण कर नृत्य प्रस्तुत करते थे। गोटीपुआ के साथ ही ओडिशा के दक्षिणांचल में सखी नाच साथ साथ प्रचलित था, जिसमें दक्षिण के देवदासी का प्रभाव रहा है, जिसके पश्चात गोटीपुआ नृत्य और सखी नाच के प्रभाव में विलीन हो गया। आज प्रस्तुत ओडिसी नृत्य के बनने में इन नृत्यों के अलावा बौद्ध और जैन युग के बने उदयगिरी और खंडगिरी के अनेक शिलालेख और गुफा चित्रों शिल्प के नृत्य भंगिमाओं का भी उतना ही योगदान रहा है।
साथ ही इस नृत्य की परिकल्पना पौराणिक कथाओं को आधार रखकर किया जाता है। ये सभी तत्व ही आज के ओडिसी नृत्य के लोक व शास्त्र की पारंपरिक अवधारणा का वर्णन बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत करती हैं। धन्यवाद।